हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप सबको जो है सीडीपी के जो है 30 क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही जो है आसान आसान से सवाल हैं। ठीक है, 16 दिसंबर 2021 का जो है ये पेपर है। इसमें से 30 क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है? जी नहीं, विकास की प्रक्रिया कई दिशाओं में होती है, एक दिशा में तो होती नहीं है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। केवल शब्द नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पूछा नहीं गया आपसे, तो इसलिए ये आंसर तो होगा नहीं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं? जी हाँ, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं जरूर होती हैं, क्योंकि विकास जो है समाज में लोग रहते हैं, बच्चे जो है समाज में बड़े होते हैं, समाज में ही रहते हैं, तो उनकी समाज के थ्रू जो है उनकी संस्कृति पे भी प्रभाव पड़ता है। उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, उन अलग अलग संस्कृतियों में विकास भी अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तो कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यही आंसर सही है। लास्ट वाले में केवल वातावरणीय कारकों पर निर्धारित होता है, केवल शब्द मैंने बताया नेगेटिव होता है, तो केवल हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है आपका आंसर जो है 3, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अब जो है आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि पता करो तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों खाते हैं। इसी ऑप्शन में देखो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, यहाँ पे विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी सब जो ऑप्शन है उसमें याद करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, इनको रटना है बस। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, आप आसानी से रट के बता सकते हो, कुछ नहीं सोचना है। 2 से 10 तक के पहाड़े बिल्कुल रट के याद कर सकते हो। दी गई कविता को स्वस्मरण करके वाचन करो, कविता याद करके जो है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन, तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों खाते हैं। अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। देखो जो विकास है ना, विकास का चरणीय सिद्धांत जो है विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है, क्योंकि विकास जो है एकदम निरंतर तो होता रहता है, लेकिन निरंतरता पे जोर नहीं देता इसका चरणीय सिद्धांत। ये कहता है कभी विकास स्लो होता है, कभी विकास फास्ट होता है, लेकिन विकास होता रहता है। ठीक है, तो विकास की अनिरंतरता पर जो है चरणीय सिद्धांत इसका जोर देता है, तो इसका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। अब जो है हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। अब अधिगम से जुड़ाव जो है प्रभावित किस कारक से होगा। आप यहाँ देख रहे हैं पारिवारिक सामाजिकरण, बिल्कुल समकक्षी संबंधों से भी होगा, सांस्कृतिक मूल्यों से होगा, बच्चों का आत्मसम्मान। ये जो इसमें जो है चारों कारण जो हैं बच्चों के अधिगम से प्रभावित होते हैं। ठीक है, बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है चारों से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अब आइए जो है अगले क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। क्या प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या कर पाते हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो ये प्रतीकात्मक खेल जो है ये खेल पाते हैं बच्चे। प्रतीकात्मक खेल जो है इसको जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल सिर्फ खेल पाते हैं। छठे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल खेल पाती है।
अभी दूसरे व्यक्ति इस दृष्टिकोण को नहीं समझ पाती हैं, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, वो अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंकित करता है। अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर वो प्रतीकात्मक खेल खेल पाती है और वो दूसरे लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाती है, तो इसका मतलब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अब जो है हम 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो इसका जो है आंसर यही पहला वाला हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, कोहलबर्ग ने यही बताया है। बाकी ना तो ये दूसरा होगा, ना तो तीसरा होगा, ना ही चौथा होगा। अब जो है ये हो नहीं पाएगा क्योंकि नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, ऐसा कुछ कोहलबर्ग ने नहीं कहा है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणिक कारकों पर निर्भर है, ऐसा भी कोहलबर्ग ने नहीं कहा है। और ना ही कोहलबर्ग ने ये कहा है कि नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। इसलिए उसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है पहला वाला है कि सार्वभौमिक होता है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अब जो है क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए। केवल शब्द आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, केवल मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए भी नहीं होता है। आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। अब जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं, 9वें प्रश्न पे। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वो जो है पाड़ का इस्तेमाल कर रही है, इसके फोल्डिंग। अगर किसी को थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए बच्चों को तो वो काम पूरा कर लेते हैं, तो वो पाड़ या ढांचा जिसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। अब जो है 10th नंबर पे आइए, 10वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है? पहला, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अनुसार नहीं है, इसी नेगेटिव में आंसर इसका आएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये तीनों सही हैं, लास्ट वाला गलत है, वही उत्तर हो जाएगा। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल। भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना होनी चाहिए। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है चौथा होगा। चौथा है कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो अध्यापक द्वारा कोई अनुशासन कायम नहीं किया जाना चाहिए, ये अनुमति नहीं मिलती है। NCF ने ना बताया है, ना NEP ने बताया है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है ये चौथा, नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं शब्द आना चाहिए था, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग जो है इसको नहीं बना लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन 11th पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। नहीं। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, ये भी नहीं होगा। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। नहीं। और बुद्धि लब्धि की संकल्पना स्थायी नहीं, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये चौथा ऑप्शन जो है इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। बारहवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं।
हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ जो है लाई जाएंगी कक्षा में, तो यह जो है बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबौद्धिकता को जो है बताया है, तो यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर में है, एक 1.5 से 2.5 साल के बच्चों के द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तार प्रसिद्ध वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच। छोटे बच्चे होते हैं ना, 1.5 से 2.5 साल के बच्चे अक्सर जो है पापा, दादा, बाबा, मामा, इस तरह के शब्दों का जो है प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करते हैं। तो ऐसे उच्चारणों को जो है टेलीग्राफिक स्पीच, इसको जो है टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है, तार प्रसिद्ध वाचन। ठीक है, 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है, क्योंकि भाई सभी अपने दिमाग से ही सोचते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई हृदय से थोड़े सोचता है। तो ये लैंगिक रूढ़िवाद है, जिसको हमारी सोसाइटी ने जो है बिल्डअप किया है, हमारे समाज ने इसको बनाया है। ठीक है, अब जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का जो प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्लास है, ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है कौन सी मूल्यांकन विधि, यानी प्रगतिशील कक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल जी बिल्कुल होना चाहिए। स्वमूल्यांकन, समकक्षी मूल्यांकन भी होना चाहिए, और केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय होना, और विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना जो है नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, तो नेगेटिव का आंसर जो है नेगेटिव होता है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, ये जो नहीं होना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में, बाकी सभी जो है होता है। पोर्टफोलियो, विद्यार्थियों के लिए जो है पोर्टफोलियो तैयार करना, ये जो है एक प्रगतिशील कक्षा के लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? देखिए, जो ये वंचित और हाशिए वाले समूह होते हैं, जिनको मतलब कि ना ढंग से स्कूलिंग पहले मिल पाती थी, ना जो है उनको कोई सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाती थी, तो ऐसे जो बच्चे आएंगे, वंचित हाशिए पर जो समूहों के बच्चे होंगे, उनमें जो है उनकी भाषा को आप समावेशित कीजिए, उनकी संस्कृति को आप इस विद्यालय में समावेशित कीजिए। उससे जो है, तो कोई टीचर क्या सुनिश्चित करता है, उनके स्कूली पाठ्यक्रम, उनकी संस्कृति को समावेशित करके एक टीचर जो है शिक्षा में साम्यता मतलब इक्विटी लाता है। ठीक है, शिक्षा में जो है साम्यता लाता है। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो वो डिसकैलकुलिया यानी गणितीय वैकल्य का जो है इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि उसको ये वाली दिक्कत है, गणितीय वैकल्य की दिक्कत चल रही है, इसलिए वो चुनौती का सामना कर रहा है। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर के प्रश्न पर, एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी?
वीडियो चलचित्रों के द्वारा उपशीर्षक यानी सब टाइटल्स का जो वीडियो चलती रहती है उसके नीचे जो है हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जो आप समझते हैं उसमें सेलेक्ट करेंगे तो नीचे नीचे वो लैंग्वेज लिखी हुई भी आती है। ठीक है, तो वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का जो इस्तेमाल है वो होना चाहिए। तो ये प्रभावी रणनीति है, तो ये तो उसका आंसर नहीं होगा। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शरीर पढ़ाते समय जो है शारीरिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है श्रव्य बाधित यानी जिसको कान से सुनाई नहीं दे रहा है वो लोग इजीली जो है आंखों से देख के आपके इशारों से वो समझ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल प्रभावी रणनीति होगी। अब जो है थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। जी हाँ, बिल्कुल ये भी होना चाहिए कि आप जो मुंह से बोल रहे हैं पढ़ाते समय या कुछ भी बताते समय उनको आप शब्दों के रूप में चित्रित भी कीजिए, शब्दों के फॉर्म में उसको लिखिए, टेक्सचुअल विजुअल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे नहीं शब्द भी आया है तो नेगेटिव इसका आंसर होना चाहिए। तो नेगेटिव का आंसर यही होगा कि संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही शब्द आ गया, यानी केवल शब्द का ये इशारा भी कर रहा है कि पर ही आश्रित रहना चाहिए। मौखिक शब्दों मौखिक माध्यम पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत जवाब है, तो इसका गलत का भाई गलत होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला जो है 19 नंबर का प्रश्न है। आओ 19 नंबर का प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ठीक है, यही इसका आंसर होगा कि अगर कोई टीचर जेंडर पर आधारित यानी लिंग पर आधारित, जाति यानी कि उस बच्चे की जाति को इशू बनाए, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पर कोई अगर वो व्यवस्था सेट करता है तो वो वंचित समूहों के प्रति गठित जो है गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। इसका आंसर यही आएगा। अब जो है 20वें नंबर पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन जो कह रहा है कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए। अब कक्षा में सृजनात्मकता को अगर बढ़ावा देना है तो विद्यार्थियों को जो है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के मौलिक खोज व सोच बढ़ाने, अगर सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है तो बच्चों में मौलिक खोज यानी मौलिक डिस्कवरी, वो कुछ ना कुछ वो डिस्कवर करें, कुछ खोजें और अपनी सोच को जो है बढ़ाने का प्रयत्न करें, तो इससे सृजनात्मकता को यानी क्रिएटिविटी को जो है बढ़ावा मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर का जो प्रश्न है, एक संरचनात्मक मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव क्लास में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। वार्तालाप द्वारा, बिल्कुल, अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी हो सकता है। ठीक है, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ये भी हो जाएगा। बाह्य रूप से अध्यारोपित अनुशासन द्वारा, नहीं, ये नहीं होगा। इसमें ये तीनों सही हैं, 1 2। तो इसका ऑप्शन जो है देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ये जो है 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। अब जो है हम 22 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। इसमें जो है सेकंड वाला जो है सबसे सटीक सेट होगा कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो है बच्चों के सीखने की विविध गतियों को संज्ञान नहीं करते हैं। मतलब बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, इसको अगर विद्यालय संज्ञान में नहीं लेगा, इसको विद्यालय अगर जो है अपने डायरी में नोट नहीं करेगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, क्या शक्तियाँ हैं बच्चे की कमियाँ अच्छाइयाँ सब अगर वो नोट करता है, तभी वो जान पाता है कि इस बच्चे को जो है कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है। तो ये टोटल फेल्योर विद्यालय का माना जाएगा अगर कोई भी बच्चा असफल होता है। ये ऐसा जो है NCF में जो है कहा गया है। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
23 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है किसी संप्रत्यय या किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, कोई भी संप्रत्यय पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, परिभाषा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की डेफिनेशन से नहीं, ज़्यादातर किसी उदाहरण से जोड़कर, किसी मतलब जीवन के किसी उदाहरण से जोड़ के जो है बच्चों को जो है बताने पे वो जल्दी समझ जाते हैं। यानी बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाइए तो कोई भी कॉन्सेप्ट वो आसानी से समझ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है करते हैं। 24 नंबर का प्रश्न जो है इसमें है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों की असफलता तो होती रहती है, ठीक है, बच्चे सफल होते हैं, असफल होते हैं, लेकिन उनके भय को कि वो फेल हो जाएंगे तो उनको डांट पड़ेगी या उनको कोई समस्या आ जाएगी, वो डरते रहते हैं फेल होने से, तो उस डर को दूर करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कि असफलता और त्रुटियां जो है बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। उनके डर को इसलिए दूर किया जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए बेटा फेल हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार जो है मेहनत करो और अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। तो उनको जो है हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि असफलता जो है सफलता का पहला कदम है, ठीक है। अगला जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर का हो चुका है, 25 नंबर पे चलते हैं। 25वें क्वेश्चन में दिया है कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगम कर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। जी हाँ, पुरस्कार देना जो है ये उत्तम तरीका नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इससे जो है इंटरनल मोटिवेशन आपकी छीण होती है, आंतरिक प्रेरणा छीण होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का जो प्रश्न है, 26 नंबर में है कि निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। जिसमें सृजनात्मकता होगी, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता मतलब कठोरता ना हो, ठीक है। अनम्यता की कमी मतलब अनम्यता क्या होता है, कठोरता होता है, तो कठोरता की कमी होनी चाहिए बिल्कुल, और अपसारी चिंतन होना चाहिए, अभिसारी नहीं अपसारी होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, ये उत्तम समाधान करता होगा, उत्तम समस्या समाधान करता ये होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है ये सही है, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। 27 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर ये बताता है कि एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें जो है शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू करना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों प्रशिक्षण ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है करना क्या है, शिक्षक की अपेक्षाएं जो है बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 28 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है, कैसे कर सकती है। एक तय निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके भी नहीं, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके अनुशासन रखते नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चे के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, जी ये आंसर जो है इसका होगा। बाकी जो है गलत है, लास्ट वाला भी गलत है। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण तो करना ही नहीं चाहिए, समूह नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। अब जो है 29 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। नहीं,
क्योंकि सत्ताधारी आदमी के रूप में, अगर वो सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा तो बच्चे डरेंगे, उनसे उससे जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे टीचर से। अब टीचर से जब प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो भैया क्या कल्याण होगा तुम्हारा। तो आपका जो है सीधे सीधे जो है जितने डाउट हैं आपके मन में रहेंगे, बच्चों के मन में सारे डाउट बने रहेंगे और वो डर के नाते पूछेंगे नहीं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अंतिम प्रश्न जो है 30वां प्रश्न है। इसमें कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। नहीं, मतलब अगर कहा जाए कि अगर आपने गलत उत्तर दिया है, कोई बच्चा गलत उत्तर दिया है तो शिक्षिका उसको सही कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बिना गलत होने के भय से, कि आप ये डरो मत कि जो है कि आपका गलत हो जाएगा। आप व्यक्त करो, कोई चीज़ आप कहना चाहते हो, किसी चीज़ का आंसर देना चाहते हो, आप दीजिए, बेशक ही आपका गलत हो जाए तो उसके डर के बिना आप आंसर दीजिए। आप डरिए मत कि आपके साथ कुछ होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को इस तरह से इनकरेज करो, इस तरह से प्रोत्साहित करो कि वो बिना डर के उत्तर दें। अगर वो डरते ही रहेंगे तो उत्तर ही नहीं देंगे वो, ठीक है। तो इसका आंसर ये सेकंड वाला हो जाएगा। अब जो है आज जो है आपका ये 30 में 30 जो है क्वेश्चन का जो है सेट कराया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।